Namaskar students, I hope you are very fine. Today we will start our third lesson, Journey to the End of the Earth. Writer Tishani Doshi. In this chapter, the writer describes her journey to the coldest continent of the world, Antarctica. इस लेसन में जो राइटर हैं वो अपनी अंटार्कटिका की यात्रा का वर्णन करती हैं. शी बोर्डेड अ रशियन रिसर्च शिप. हर जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन चेन्नई. उसकी जो यात्रा है रूसी जहाज़ पर वो सवार हुई और उसकी जो यात्रा है भूमध्य रेखा से 13.09 डिग्री उत्तर से शुरू होती है. शी हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 years in a car and aeroplane and a ship. Antarctica's expansive white landscape and blue horizon gave her relief. Its immensity and isolation filled with her profound wonder. राइटर जो है तिशानी दोशी वो कहती हैं कि अंटार्कटिका के जो विशाल सफ़ेद धरातल और नीचे क्षैतिज ने उसे चैन शांति प्रदान की है. इसकी जो विशालता और अलगाव जो अकेलापन है एकांत है ने उसे अत्यधिक हैरानी से भर दिया है. और इसमें लेखिका बताती है कि पृथ्वी की जो अर्थ के बर्फीले धरातल का 90% भाग अंटार्कटिका पर है. वहाँ ना तो कोई ह्यूमंस हैं, ना ही कोई पेड़ हैं, ना ही कोई बिल्डिंग्स हैं, केवल हैं तो बर्फ़ की चट्टानें. और बर्फ़ की चट्टानें कितनी हैं? जितनी कि बड़े बड़े देश हैं इतनी चट्टानें हैं. और राइटर ये भी महसूस करती है कि पृथ्वी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अगर हमने अध्ययन करना है तो अंटार्कटिका इज़ अप्रोप्रिएट प्लेस. और वो कहती है कि अंटार्कटिका पर हमारी तरह दिन और रात नहीं होते. आदमी इस अवधि के दौरान बहुत तरक्की की है, पर यह जो तरक्की मानव को पर्यावरण प्रदूषण की ओर लेकर गया है. तो आगे हम लेसन की डिटेल रीडिंग करते हैं जो हमारा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर द अंटार्कटिका टू गो टू बोन वॉयज. अब वो क्या कहती है कि यदि आप इस ग्रह के पास्ट की प्रेजेंट की फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए जानने के लिए अच्छी जगह क्या है? अंटार्कटिका. वॉयज यात्रा होती है, समुद्री यात्रा. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द अकेडमिक स्कोल्स्की हेडिंग टुवार्ड द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. अब वो क्या कहती है कि इस वर्ष के शुरुआत में मैंने अपने आप को एक रूसी रिसर्च वेसल मीन्स जहाज़ पर पाया, अकेडमिक शोकल के नाम जो है. और वो किस तरफ जा रहा था? जो संसार के सबसे ठंडे सूखे और ज़्यादा हवा वाले महाद्वीप की तरफ बढ़ रहा था. और वो क्या था? अंटार्कटिका. माई जर्नी बिगेन 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. अब वो क्या कहती है कि मेरी जो यात्रा है मद्रास में भूमध्य रेखा से 13.09 डिग्री उत्तर से शुरू हुई थी और इसमें 9 टाइम क्षेत्र, 6 चक बिंदुओं और 3 पानी के संग्रहों और कम से कम अनेकों पृथ्वी के भाग शामिल थे. इकोस्फीयर पृथ्वी के भाग. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 years in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive with white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. अब वो क्या कह रही है कि जो मेरी जो यात्रा थी 100 घंटे से भी ज़्यादा समय की थी, जिसमें कार, हवाई जहाज और एक जहाज़ की कम्बिनेशन में थी. इसलिए जो
मैंने जो मेरा अंटार्कटिका के ऊपर जो सफ़ेद विस्तार और शांत नीले क्षैतिज का सामना करते हुए मेरी प्रथम जो पहली भावना थी शांति की थी, चैन की थी, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उसके तुरंत बाद एक गहरा आश्चर्य इसकी विशालता पर। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, हैरानी किस पर थी? इसकी विशालता पर। इट्स आइसोलेशन, इसके एकांत पर। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। इस बात पर मुझे हैरानी थी, इसकी विशालता पर, इसके अकेलेपन पर, और लेकिन मेन रूप में मुझे यह सोच कर हैरानी हो रही थी कि भारत और अंटार्कटिका कभी एक ही ज़मीन का हिस्सा हुआ करते थे, कि कभी वो समय हुआ करते थे कि इंडिया की जो लैंड थी वो भी अंटार्कटिका का ही भाग हुआ करती थी। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार इंडिया अलग हो जाता है और एशिया का पार्ट बन जाता है। पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day. 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल मिश्रित दक्षिणी सुपर महाद्वीप जिसका नाम गोंडवाना था, वास्तव में वो क्या था? अस्तित्व में था, अस्तित्व में था, जो लगभग आज अंटार्कटिका के केंद्र के पास है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। तब चीज़ें जो थी बिल्कुल अलग थी, मानव अभी संसार में नहीं आया था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और मौसम भी बहुत गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, और जो कि एक बहुत विभिन्नता वाला जीव और वनस्पति जगत को पाले हुए था। कौन? गोंडवाना जो लैंड था। 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, 500 मिलियन वर्ष तक गोंडवाना फला फूला, थ्राइव मतलब फला फूला, जीवित रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ मैमल्स गोट अंडर वे, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। अब वो क्या कहता है कि 500 मिलियन वर्ष तक फलता फूलता रहा, और उसके बाद ऐसा समय आया जब डायनासोर लुप्त होने लगे और मैमल्स स्तनधारियों का समय आने लगा, युग आने लगा, और ज़मीन का वह टुकड़ा देशों के रूप में बंटने लगा। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और पृथ्वी को इस प्रकार ढाल दिया जिसको हम ग्लोब के रूप में अब देखते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अंटार्कटिका का यात्रा करना अब एक इतिहास का हिस्सा बन चुका है। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और इस स्थान पर आकर यह समझना कि हाँ, जहाँ से हम आए हैं और शायद उसी ओर हम बढ़ रहे हैं। इट्स सो अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन। इसका अर्थ क्या है कि कोर्डिलियन जो सतह हैं उसकी, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट की ढालों के महत्व को अच्छी तरह समझना, ओजोन और कार्बन का विकास और उसका एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, विकास और विनाश के बारे में समझना। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बोगलिंग। जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि जो 1 मिलियन वर्षों के दौरान घटित हो सकती है, तो यह दिमाग को झकझोर कर देने वाला, बोंगलिंग मतलब मीन्स दिमाग को झकझोर कर देने वाला हो सकता है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बक्कल इट्स क्रस्ट एंड form the Himalayas, South America drifting off to join North America, opening us to Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica freezed, desolate and at the bottom of the world. कल्पना कीजिए कि भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, एशिया की ऊपरी परत के विरुद्ध टकराने
इसकी सतह को उधेड़ने और हिमालय का निर्माण करने के लिए। दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जाकर मिलने के लिए खिसकता हुआ और एक ठंडी ध्रुवीय धारा का निर्माण करके ड्रेक रास्ते को खोलते हुए अंटार्कटिका को जमा हुआ बंजर और संसार के तल से अलग रखते हुए इन चीज़ों के बारे में सोचिए कि वो कैसा समय रहा होगा जब पृथ्वी का जो इंडिया का जो लैंड मास है वो इससे अलग होकर एशिया के साथ जा लगा और हिमालय बन गया, और दक्षिणी अमेरिका यहाँ से अलग होकर उत्तरी अमेरिका के साथ लग गया। और जैसे ही दक्षिणी अमेरिका इससे अलग हुआ तो एक ठंडी ध्रुवीय धारा का निर्माण करते हुए ड्रेक रास्ते का निर्माण भी किया और अंटार्कटिका को ठंडा जमा हुआ और बंजर बना दिया। For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volume are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imaginations. अब वो क्या कहती है कि for a sun worshipping, मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाले एक भारतीय जो साउथ इंडियन दक्षिणी भारतीय के लिए 2 सप्ताह ऐसी जगह पर बिताना जहाँ पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% जमा हुआ हो, एक जमा देने वाला विस्तार न केवल नसों और पाचन क्रिया के लिए बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर कर देता है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जेंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मेकर्स, और यह एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल के अंदर चलने जैसा था जहाँ मानव का मनुष्य का कोई निशान नहीं था। नो ट्रीज बिल बोर्ड्स बिल्डिंग्स, जहाँ कोई बिल बोर्ड्स नहीं थे, कोई इमारतें नहीं थे। यू लॉस आर अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर, जहाँ आप आकर सारा जो सांसारिक स्वरूप और समय यहाँ ख़त्म हो जाता है। द विजुअल स्केल ranges from the microscopic to the mighty misses and mites to blue whales and icebergs as big as country. The largest recording was the size of Belgium. और यहाँ विज़न दृष्टि का जो स्केल है माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्माकार से लेकर विशाल तक है। यहाँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मिजिज कीड़े मकोड़े एंड माइट्स दीमक से लेकर वेल्स व्हेल और बड़े देशों के आकार जैसे के आइसबर्ग भी मिलते हैं, और सबसे बड़ा जो आइसबर्ग था वो बेल्जियम के आकार था। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सो रियल 24 ऑस्ट्रल समर लाइट एंड एम्बिक्विटी साइलेंस इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और कलविंग आइस शीट्स। और दिन अजीब 24 घंटे दक्षिणी सर्दियों की रोशनी ऑस्ट्रल समर दक्षिणी सर्दियों की रोशनी में और सदा कायम रहने वाली शांति में चलता है, और कभी कभार केवल बर्फ़ के खिसकने या टूटने से अलग होने पर आवाज़ें थोड़ी बहुत सुनाई देती हैं। कंसक्रेट्स द प्लेस, जहाँ बर्फ़ की पट्टी से बाधित हो जाती हैं। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ in the context of the Earth's geological history and for humans the prognosis isn't good. यह एक तैयारी है जो आपको पृथ्वी के भूगोलिक इतिहास के संदर्भ में रखने को बाध्य करेगी और मनुष्यों के लिए भी, और जिसका मीनिंग क्या है कि वो ये है लक्षण इसके अच्छे नहीं हैं कि कभी कभार बर्फ़ के टूटने की बर्फ़ की पट्टियों को अलग होने की जो आवाज़ें सुनाई देती हैं उससे हमें पता चलता है कि मनुष्य ने पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचाया है।